नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इतिहास की एक श्रृंखला पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा था। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कि जो आद्य ऐतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल, इसका समय कब से कब तक था? इसका समय था 2500 से 1750 तक, 1750 तक था। तो ये जो इसके अब यहां आप देख रहे हैं, फिर वैदिक सभ्यता में समय कहां से शुरू हो रहा है? वैदिक सभ्यता में समय शुरू हो रहा है 1500 से 600 बीसी तक। तो ये बीच में जो समय है वो क्या है? ये बीच में जो समय है, इस समय को हम संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। जब एक सभ्यता खत्म हो रही होती है और दूसरी सभ्यता का उदय हो रहा होता है, तो वो जो काल होता है वो कहलाता है ट्रांजिशन पीरियड। जैसा कि आपने वहां भी देखा होगा, पाषाण काल में जब नव पाषाण काल खत्म हो रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हो रहा था, तो कुछ समय का गैप आता है। उस गैप को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता का समय कब से कब तक है? 1500 से 600 बीसी तक है। बीसी मतलब ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। अब वैदिक सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, ये जानते हैं पहले। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वेदों का निर्माण हुआ है वो इसी में हुआ था। यानी इसी समय में क्या हुआ था? वेद बनाए गए थे। वेद किसने लिखे? वेद जो थे वो आर्यों ने लिखे। वेद किसने लिखे? आर्यों ने लिखे। अब इसके बाद आ जाता है कि वैदिक सभ्यता को किन दो भागों में बांटा गया है? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक चलेगा। 1500 से 1000 बीसी तक क्या चलेगा? ऋग्वैदिक काल चलेगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चलेगा? 1000 से 600 बीसी तक क्या चलेगा? उत्तर वैदिक काल चलेगा। अब देखते हैं इसके बाद कि आर्य कौन थे। हमने अभी कहा कि वेदों की जो रचना करी, निर्माण किया, वो आर्यों ने किया। तो आर्य कौन थे? तो आर्य के संबंधों में कई तर्क मिलते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसी तरीके से दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। लेकिन सर्वमान्य जो मिलता है वो मैक्स मूलर का मिलता है। और मैक्स मूलर ने क्या कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य किन्हें कहा जाएगा? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यानी कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ है या कुलीन है वो क्या कहलाएगा? आर्य कहलाएगा। और मैक्स मूलर ने कहा था कि ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं? तो जो 5 देश आप तान के नाम से सुनते हैं, कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये मध्य एशिया कहलाते हैं। और आर्य जो थे वो यहीं से आए थे। किन देशों से आए थे? इन्हीं 5 देशों में से आए थे। इसके बाद देखते हैं इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है। आर्य जब यहां आए तो किस जगह पे रहे, उस जगह को क्या कहते हैं? आर्य जब यहां प्रवेश किए थे भारत में, तो ये जिस स्थान पे रहे उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहते थे? क्योंकि आर्य जो थे वो पंजाब और हरियाणा इसके पास रहते थे। कहां रहते थे? पंजाब और हरियाणा के पास रहते थे। तो पंजाब में क्या था? 5 नदियां थी और हरियाणा की 2 नदियां और जोड़ दीजिए, सरस्वती और घग्गर। कौन सी? सरस्वती। और हमने बताया था ना वहां पर घग्गर नदी, बनावली के आसपास सरस्वती नदी। तो हरियाणा में 2 नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी, एक सरस्वती और एक घग्गर। और पंजाब क्या है? 5 नदियों में वहां तो समूह ही है।
तो ये 7 नदियां मिलाकर क्या बनता था, सप्त सैंधव प्रदेश बनता था। और यहीं पर क्या रहते थे, यहीं पर आर्य रहा करते थे। तो इसीलिए आर्य जहां रहते थे उसको क्या कहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश कहा करते थे। इसके बाद देखते हैं किन साक्ष्यों से आर्यों के बारे में पता चलता है। तो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे एक सबसे पॉपुलर है एशिया माइनर का बोगजोकोई जो साक्ष्य है। यहां से क्या मिलता है, यहां से हमको इनके देवताओं के बारे में पता चलता है, इंद्र के बारे में, मित्र देवता के बारे में, वरुण देवता के बारे में पता चलता है। इसी के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं जो कि खोद के निकाले जाते हैं। लेकिन साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, जो लिखा पढ़ा गया था वो सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाएंगे, वेद आ जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, अरण्यक आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, और भी अनेक प्रकार के जो ग्रंथ होंगे वो सब क्या होंगे, इसी में आएंगे। अब वेद का नाम आया तो पहले चले जानते वेद कब क्या निर्माण हुआ वेदों का। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में 3 वेदों का निर्माण हुआ। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन से 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये जो 3 वेद थे, इन तीनों वेदों का निर्माण ऋग्वैदिक काल में होता है, यानी कि 1500 से 1000 बीसी के बीच होता है। लेकिन जो अथर्ववेद होता है इसका निर्माण कब होता है, इसका निर्माण होता है उत्तर वैदिक काल में। और ये जो 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेद त्रयी। अथर्ववेद को वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक चीज आती है कि जो नदियां थी उनके प्राचीन नाम क्या थे और उनके नवीन नाम क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस क्रम में आता है वितस्ता नदी। वितस्ता नदी को क्या बोला जाता था, वितस्ता नदी को बोला जाता था झेलम नदी। इसके बाद आता है परुषणी या इरावती नदी। ये क्या है, ये वर्तमान रावी नदी है। रावी नदी को ही पहले क्या कहते थे, परुषणी नदी कहते थे। अस्कनी नदी, इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, चेनाब हो गया है। शतुद्री नदी, इसको क्या बोलते हैं, सतलज बोलते हैं। गोमती नदी, इसका नाम क्या हो गया है, गोमल हो गया है। सदा नीरा किसको कहते हैं, सदा नीरा गंडक नदी को कहते हैं। इसके बाद कुब्र नदी, इसका वर्तमान नाम क्या है, कुर्रम है। सुवस्तु नदी, इसका वर्तमान नाम क्या है, स्वात, जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास पड़ेगी। विपाशा, ये किसी हीरोइन का नाम नहीं है, विपाशा एक नदी का नाम है जो कि वर्तमान में व्यास नदी कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऋग्वैदिक में नदियों के नाम को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिशाओं के अनुसार राजाओं का वर्गीकरण किया जाता था। क्या होता था, वैदिक सभ्यता में दिशाओं के अनुसार राजाओं के नाम रखे जाते थे। जैसे पूर्व की दिशा में जो राजा होगा वो क्या कहलाएगा, सम्राट कहलाएगा। जो पश्चिम की दिशा में राजा होगा वो क्या कहलाएगा, स्वराष्ट्र कहलाएगा। जो उत्तर की दिशा में होगा वो विराट कहलाएगा। और जो दक्षिण की दिशा में होगा वो क्या कहलाएगा, भोज कहलाएगा। और जो मध्य में रहेगा उसको राजा ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दिशाओं के अनुसार राजा देखे। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराष्ट्र, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था को भी देख लेते हैं यहां। अब ये क्या है, ये है जाति व्यवस्था के सोपान या हायरार्की ऑफ कहेंगे, कास्ट सिस्टम इसे हम कहेंगे। इसमें क्या था, इसमें जो जाति व्यवस्था थी उसको 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब क्या ये जाति आधारित थी या कर्म आधारित थी, वो देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में ये जो जाति व्यवस्था थी, समाज को 4 भागों में बांटा गया था, वो कर्म आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, ये जो जाति का सिस्टम बनाया गया था, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ये क्या होती है, ये होती है कर्म आधारित। यानी कि
अगर कोई मान लीजिए शिक्षक बन गया या ऐसी व्यवस्था में वो किसी ऐसे पेशे में है जिसमें वो लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। अगर वो सेना में भर्ती हो गया, मान लीजिए आज के वर्तमान के समय में दरोगा बन गया या किसी एनडीए क्वालिफाई करके वो लेफ्टिनेंट बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो लोगों की रक्षा कर रहा है। डॉक्टर भी हालांकि इसी में आ जाएगा, क्योंकि वो भी लोगों की जान ही बचा रहा है एक तरीके से। वैश्य, मान लीजिए कोई बड़ा सा टाटा बिरला या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स वगैरह हो गए, ये सब किसमें आ जाएंगे, वैश्य वाले में आ जाएंगे। और शूद्र में कौन आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है, कोई लेडी है जो कोई काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही मतलब बाहर जाके काम नहीं कर रही है, घर पे ही क्या कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है या घर पे खाना बना रही है, तो वो किसमें आ जाएगी, वो आ जाएगी। या कोई पुरुष भी है, मान लीजिए वो घर पे रह के खाना बना रहा है या इस प्रकार का कोई काम कर रहा है, तो वो किसमें आ जाएगा, वो कर्म आधारित के अनुसार शूद्र वाली व्यवस्था में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या हो रहा है। मान लीजिए एक ही घर में कोई लड़का है, वो टीचर बन गया बीएड बीटीसी करके, उसका दूसरा भाई है वो सेना में चला गया तो वो क्षत्रिय हो गया। और अगर कोई किसी मान लीजिए पिताजी थे, उनका बिजनेस है, तो वो वैश्य हो गए, माता जी कुछ नहीं कर रही है, वो खाली खाना बना रही है, रोटी बेल रही है, तो क्या हो गई, वो शूद्र वाले व्यवस्था में आ गई। तो इस तरीके से हमने देखा ऋग वैदिक काल में एक ही परिवार में चारों वर्ण व्यवस्था के लोग पाए जा सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ, ये वर्ण व्यवस्था थोड़ी विफल होती दिखाई दी और ये क्या हो गई, जाति आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था क्या हो जाएगी, जाति आधारित हो जाएगी। और ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेगा वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। क्षत्रिय के घर में जिसने जन्म लिया वो क्षत्रिय, और वैश्य के यहाँ वैश्य, शूद्र के यहाँ शूद्र। तो उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था क्या हो जाती है, ये व्यवस्था जाति आधारित हो जाती है, जन्म आधारित हो जाती, और ऋग वैदिक काल में ये कर्म आधारित थी। तो ये जाति या वर्ण व्यवस्था थी, इसका डिवीजन हमने पढ़ा ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगी, जन्म आधारित हो जाएगी, जन्म पे डिपेंड करेगी। इसके बाद देखते हैं कितने प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। तो मुख्यतः 3 प्रकार के यज्ञ देखने को मिलते थे। पहला है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आप लोगों ने रामायण में सुना होगा, जब लवकुश कांड वगैरह होते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, राजा हवन करवाता था और युद्ध के जो युद्ध घोड़ा होता था उसके रुचना टीका लगा के उसको छोड़ दिया जाता था, और जितनी जमीन पे वो दौड़ता हुआ चला जाता था उतना क्षेत्र सब क्या हो जाता था, उस राजा का हो जाता था। हालांकि थोड़ा अगर मान लीजिए जिसके राज्य में जा रहा है वो अगर थोड़ा होशियार रहता तो जिसके खेत में घोड़ा आया वो दूसरी घोड़ी छोड़ देता कोई बढ़िया सी, तो घोड़ा कहीं और निकल जाता, तो इससे बच सकता था वो। तो अश्वमेध यज्ञ आपने देखा कि किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के टीका लगा के उसको भेज दिया जाता था, और जितने क्षेत्र में वो चला जाता था वो क्षेत्र राजा का हो जाता था। और अगर सामने वाला विरोध कर रहा है तो उसको उस राजा से लड़ना पड़ता था। तो अगर वो नहीं जीत पाया तो उसका हो गया, नहीं तो घोड़ा तो लेके जा ही रहा है उसको। फिर इसके बाद देखते हैं वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था, वाजपेय यज्ञ आज के जमाने में भी होता और पहले भी होता था। वाजपेय यज्ञ का सीधा सीधा मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन करना। जैसे कोई राजा है, जब उसको अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता था तो वो ये यज्ञ कराता था, अपने धनुष बाण तीर अपनी सेना लंबी लंबी दिखाता था। आज के जमाने में ये कैसे होता है, देखा होगा 26 जनवरी में जब झांकी निकलती है तो जितने भी हमारे जहाज वगैरह हैं सब उसमें दिखाए जाते हैं, और यही क्या होता है, ये शक्ति प्रदर्शन ही तो है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वाजपेय यज्ञ कहेंगे। इसके बाद एक तीसरा यज्ञ आता है राजश्रेय यज्ञ। जब कोई राजा शपथ लेता था तो वो कौन सा यज्ञ होता था, राजश्रेय यज्ञ होता होगा। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी बाहुबली, बाहुबली पिक्चर में जब वो शपथ लेता है मैं बाहुबली इस प्रकार से अनंत प्रजा की संख्या की शपथ लेता हूं, तो ये क्या था, वो एक प्रकार से राजश्रेय यज्ञ था। यानी कि शपथ लेते टाइम जो यज्ञ कराया जाता है वो राजश्रेय यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन के लिए जो कराया जाएगा वो वाजपेय यज्ञ, और जो भूमि अधिग्रहण के लिए यानी कि अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए जो कराया जाता था वो अश्वमेध यज्ञ होगा। आज के जमाने में यज्ञ कौन करता है, अश्वमेध यज्ञ चाइना करता है, सबकी जमीन कब्जा लेता है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक। कौन कौन से दर्शन हुए, उनके प्रवर्तक कौन कौन रहे। अब देखते हैं योग। योग के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव ने इतना पॉपुलर कर दिया है इसे। पतंजलि क्या थे, पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के कौन होंगे प्रवर्तक, कपिल होंगे, कपिल ऋषि। न्याय
दर्शन के कौन हो जाएंगे? गौतम ऋषि हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और चारवाक दर्शन के कौन हो जाएंगे? चारवाक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ दर्शन देखे और इनमें ये जो दर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट 2 एग्जाम में ये पूछे गए थे। यूपी पीसीएस फिजिक्स लेक्चरार में इससे एक क्वेश्चन आया था और यूपी का जो बीईओ का एग्जाम हुआ था, यूपी SSC से हुआ था बीईओ का एग्जाम, उसमें भी ये चीज पूछी गई थी दर्शन वाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनता जरूर है। पूछ लेते हैं और उसका प्रवर्तक पूछ लेते हैं या तो दर्शन पूछ लेते हैं कि इस दर्शन से कौन सा प्रवर्तक है। इसके बाद देखते हैं पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था से मतलब है मीटिंग। जैसे आज भी प्रधानमंत्री या लोग मीटिंग बुलाते हैं या ग्राम स्तर पे भी बड़ी सारी मीटिंग होती है, ब्लॉक स्तर पे होती हैं। तो तब के जमाने में भी क्या होता था, तब की सभ्यता में भी क्या होती थी, मीटिंग्स होती थी। तो एक जो होती थी मीटिंग उसको कहा जाता था सभा। सभा में कौन लोग सम्मिलित होते थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सभा में कौन लोग बैठते थे? जो श्रेष्ठ या कुलीन होते थे, श्रेष्ठ या कुलीन होते थे। समिति किनकी मीटिंग थी? समिति में एक ऐसी सभा लगती थी जिसमें साधारण लोग बैठते थे, कुलीन लोग नहीं बैठते थे। इसके बाद देखते हैं एक आती विद्ध। विद्ध में क्या था? विद्ध में था कि कुलीन लोग भी बैठेंगे और सामान्य लोग भी बैठेंगे। अब ये जो सभा और समिति है, ये जो मीटिंग है, ये उत्तर वैदिक काल में भी मिलेगी। ऋग वैदिक काल में तो ये चारों मिलेंगी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में खाली सभा और समिति ही हमको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ विशेषताएं जो है वैदिक सभ्यता की, उनको जान लेते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि वहां माता प्रधान थी। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा और वैदिक सभ्यता क्या हो जाएगी? पितृ प्रधान हो जाएगी। हमने वहां पर पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता में वो लोग नील की खेती यानी कि कृषि के साथ वो लोग क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन होगा। और पशुपालन किसका होगा? पशुओं में सबसे ज्यादा किस पशु को पाला जाएगा? गाय को पाला जाएगा। क्योंकि यहां पर माना जाता था जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा अमीर। और गाय के लिए एक शब्द भी प्रयोग होता है, अघन्या। अघन्या मतलब न मारने योग्य, जिसको न मारा जाए। गाय की हत्या यहां पर पाप के बराबर मानी जाती थी और वर्तमान समय में भी है। तो जब हम कृषि को देखते हैं तो कृषि जो है वो ऋग वैदिक काल में कम होती थी। यहां पर क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि वहां कांसे का प्रयोग हो रहा था, किंतु जब हम लोग यहां पर आते हैं ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में यहां पर कोई ऐसी नई धातु नहीं होती है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हमको एक नई धातु देखने को मिलती है, लोहा। क्या देखने को मिलती है? लोहा नामक धातु मिलती है, जिसको वैदिक सभ्यता के लोग कृष्ण धातु कहकर बुलाते हैं। अब चूंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, तो जब लोहे का प्रयोग होगा तो उससे औजार बनेंगे, यंत्र बनेंगे, और वो यंत्र किसके बनते थे? कृषि के लिए बनते थे। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में पशुपालन से ज्यादा कृषि देखी जाती है और ऋग वैदिक काल में कृषि से ज्यादा पशुपालन देखा जाता है। यानी कि ऋग वैदिक काल में पशुपालन ज्यादा होगा क्योंकि लोहे की प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो हमको कृषि ज्यादा देखने को मिलेगी और पशुपालन कम देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम कुछ देखते हैं, कुछ प्रशासनिक पदों को देखते हैं। 2 पद तो कॉमन रहेंगे ऋग वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी। ऋग वैदिक काल में भी आपको पुरोहित और सेनानी देखने को मिलेंगे, उत्तर वैदिक काल में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो 2 हैं, स्पश और पुरुष, ये आपको उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलेंगे। स्पश क्या था? स्पश जो था वो राजा द्वारा एक गुप्तचर बनाया जाता था जो कि जनता की कार्यविधि पर नजर रखता था। स्पश का काम क्या होता था? जनता पर नजर रखना, और ये क्या था? एक गुप्तचर था। इसी के साथ एक पद होता था पुरुष। पुरुष का काम क्या था? जैसे आपने कई पिक्चरें देखी होंगी, उनमें बड़े बड़े दुर्ग दिखाए जाते हैं, उनके ऊपर उनकी रक्षा के लिए बड़े बड़े सेनापति खड़े होते हैं, इनका 24 घंटे काम ही होता है दुर्ग की रक्षा करना। तो ये जो पुरुष था ये था दुर्गपति, यानी कि इसका काम क्या था? इसका काम था दुर्ग की रक्षा करना।
इसके बाद हम लोगों ने यहां पर वर्ण व्यवस्था को देखा, यहां पर यज्ञ देखा, सभाएं देखी कौन कौन सी थी, सभा समिति विद्ध गण। अब इसके बाद हम लोग आश्रम देख लेते हैं। यहां पर 4 प्रकार के आश्रम आपको देखने को मिलेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस प्रकार के 4 आपको यहां पर आश्रम देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद का जो हिस्सा बचा है, जैसे ऋग्वेद में क्या मिला और अथर्ववेद में क्या मिला, यजुर्वेद में क्या मिला, इसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्त्रोतों की, उसमें वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता को पढ़ लिया है। इसके आगे नई वीडियो आएगी। धन्यवाद।